हेलो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पोस्ट के लिए 281 सीट्स की वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। हम लोग इसके कोर्स के लॉन्चिंग के लिए ऑफिशियल सिलेबस का वेट कर रहे थे, वो भी रिलीज कर दिया गया है। तो आइए हम सिलेबस और क्वेश्चंस पैटर्न को देखते हैं। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सर्वेइंग लेवलिंग, फार्म पावर एंड मशीनरी, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग। प्योर टेक्निकल, ना ही जनरल नॉलेज, ना ही कोई लैंग्वेज का पेपर, सिंगल पेपर, प्योर टेक्निकल। इससे इजी क्या होगा? पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, मैक्सिमम मार्क्स 150, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 पर क्वेश्चन, 1 मार्क, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2.5 hours, all questions carry equal marks, medium of examination English, and there will be negative marking. फ्रांस जी आप लोगों के लिए इस एग्जामिनेशन के लिए एक्सक्लूसिव बैच लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट कर दिया है और ये आज स्टार्ट भी हो रही है। फ्रांस जी कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा ट्रांस जी के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। हम लोग 2015 से गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की फील्ड में वर्क कर रहे हैं। 10 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है और करंट जो बैच चल रही है वो 11th बैच है। बिफोर ट्रांस जी और एजी गेट टॉपर्स के मार्क्स 50 एबव नहीं जाते थे। क्योंकि कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ना ही प्रॉपर बुक और ना ही डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट टाइम ट्रांस जी ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए एजी गेट कोर्स लॉन्च किया और आप लोग देखते हैं कि आज टॉपर्स के मार्क्स 80 को भी क्रॉस कर जा रहे हैं। तो कंटेंट जो है ना स्टूडेंट्स को मिल जा रहे हैं, स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। 80 के अराउंड मार्क्स आना गेट में तभी पॉसिबल है जब आप फंडामेंटल से लेकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के अप्रोच को ना डेवलप कर ले। फंडामेंटल मीन्स वी कवर थ्योरेटिकल पार्ट एंड देन जो है ना डेरिवेशन ऑफ
फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस वाले एग्जाम में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बहुत कम डेरिवेशन करेंगे हम लोग, जहां पर कॉन्सेप्ट की डिस्कशन की जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे रिमूव हो जाएंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम रहेंगे। तो हम गेट के कंटेंट को कट करेंगे। टॉपर क्रिएट करने वाले कंटेंट आप लोगों को दी जा रही है, उस कंटेंट को कट की जाएगी एंड थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होंगे इसमें। डेटा टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार एक बेस्ट कोर्स आप लोग को मिलने जा रही है, हमारे 11 इयर्स के इस बैच को भी मिलाकर एक्सपीरियंस के बेसिस पर। प्योर टेक्निकल, आई एम ऑल्सो प्योर टेक्निकल। हमारी पहचान गेट टॉपर्स क्रिएट करने की है, और उसका ये जो है ना 50% है। इसमें एडिशन भी जो होगी वो थ्योरेटिकल पार्ट की एडिशन की जाएगी थोड़ी बहुत। मेन कॉन्सेप्ट तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती है, वो तो कवर होंगे ही इजीली। ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट भी है, इसमें और जो है ना ऐड कर दिए जाएंगे। देखिएगा, जिस तरह गेट में टॉप 10 में 7 to 8 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ये 281 पोस्ट जो निकली हुई है आपको केवल सुनने को मिलेगा ट्रांसिजी ट्रांसिजी। मेहनत किया जाएगा, मेहनत किए हैं वो सारे जो है ना यहाँ पर आपको बेनिफिट पहुंचाने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से इस बैच की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें क्या क्या हमको कवर करना है वो सब ऑफिशियल जो सिलेबस रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग है। तो हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हाइड्रोलॉजी की। हाइड्रोलॉजी is an earth science. It encompasses the occurrence, distribution, and movement of the water of Earth and Earth's atmosphere. Very simple definition, easy to understand. Applications in engineering. It has greatest application in the design and operation of water resources engineering projects such as irrigation, water supply, flood control, water power, and navigation. The hydrological study of a project includes the capacity of storage structures such as a reservoir, the magnitude of flood flows to enable safe disposal of the excess flow, the quantity of flow in various seasons, the interaction of the flood wave and hydraulic structures such as reservoirs, barrages, and breezes. Very simple ना, बस इंट्रोडक्शन है। कमाल आगे देखेंगे हम लोग। सब्जेक्ट की इन डेप्थ पकड़ कैसे बनाई जाती है, आइए सीखते हैं हम लोग ट्रांसिटी में। द हाइड्रोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट शुड नेसेसरली प्रीसीड स्ट्रक्चरल एंड अदर डिजाइन स्टडीज। ये सारे जो स्टडी है वो स्ट्रक्चर के डिजाइन से पहले की जाती है। अभी ना हम उसी के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ देंगे, उसकी प्रॉपर जो है ना हमारी रिटेनिंग कैपेसिटी है, ठीक है, उससे डिस्चार्ज कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है ना
डिसाइड किया जाएगा. इट इन्वॉल्व्स द collection of relevant data and analysis of the data by applying the principle and theories of hydrology to seek solution to practical problems. Right? First topic, hydrologic cycle. The hydrologic cycle is a global sun-driven process whereby water is transported from the oceans to the atmosphere, to the land, and back to the ocean. ह्यूज अमाउंट में वाटर जो इवापोरेट होंगे वो ओशियन से होंगे, क्योंकि एरियल एक्सटेंट ऑन अर्थ ओशियन की लैंड मास से ज़्यादा है. तो लैंड मास इज नॉट completely filled with water. Water bodies on land mass, pond, reservoir, stream, river, channel, यही सब है ना. तो एवरीवेयर अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू, और इसका एरियल एक्सटेंट भी बहुत कम है लैंड मास का, इसमें कहीं कहीं ये सब है. और ओशियन मेजर जो है ना एरिया ऑफ अर्थ ओशियन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ और कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. तो अमाउंट ऑफ इवापोरेशन ओशियन से ज़्यादा होगी. राइस होंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, एंड देन प्रिसिपिटेशन. इसलिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट इस हाइड्रोलॉजिक साइकिल का ओशियन को लेते हैं फॉर कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू. बट देयर इज नो beginning and end of hydrologic cycle. It is running in a cycle, very complex process. The hydrologic cycle has following 6 major components: precipitation, infiltration, evaporation, transpiration, surface runoff, groundwater flow. ये मेजर कंपोनेंट. आइए सबको डिफाइन करते हैं और भी कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे. Precipitation is the deposition of water on the earth's surface in the form of rain, snow, hail, frost, etc. ठीक है. Precipitation एक जनरल टर्म हो गया. क्लाउड का फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना हम लोग रेन, स्नो, हेल, स्लीट, फ्रॉस्ट में देखेंगे. इवेपोरेशन is the transfer of water from liquid state to a gaseous state. That is, it is the conversion of liquid to the vapor phase. Very simple definition. Interception is the short-term retention of rainfall by the foliage of vegetations and other surface modification. This is important. Interception from precipitation. प्लांट, क्रॉप, ट्रीज, इसके लीफ, ब्रांच, स्टेम के द्वारा वाटर को रिटेन कर लेना, एंड देन ये वाटर को इवोपरेट कर देना बैक टू द सराउंडिंग. ड्यूरिंग प्रिसिपिटेशन, इंटरसेप्शन जो भी ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं, सरफेस मॉडिफिकेशन भी जो भी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग, टावर्स, अदर कंस्ट्रक्शंस और सरफेस मॉडिफिकेशन एंड वेजिटेशंस, इनके द्वारा जो वाटर इंटरसेप्ट हो रहे हैं इसमें भी आपको केयर करने की बात है. कुछ तो ये जो ना ड्रॉप कर देंगे ग्राउंड सरफेस को, और जितनी उसकी रिटेन करने की कैपेसिटी है वेट हो जाएंगे ना, वेट हो जाएंगे ना. जब प्रेसिपिटेशन होगी तो रेनफॉल होगी तो ये सभी वेट हो जाएंगे, भीग जाएंगे. कर लिया ना, रिटेन कर लिया. एंड ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन इवोपरेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. इवोपरेशन हुआ
तो उसके रिटेन करने की कैपेसिटी से कम हुआ, तो जो रेनफॉल हो रही है उसको फिर से रिटेन कर लेगा, इवोपरेट हो जाएगा। उससे ज़्यादा जो अब आ रही है, रिटेन करने की कैपेसिटी से ज़्यादा जो भी उस पर फॉल होगा, वो उसके लीफ, स्टेम, लीफ, ब्रांच, स्टेम से होते हुए ग्राउंड सरफेस को आ जाएगा। तो ये लॉस में नहीं काउंट किए जाएंगे। लॉस वही होगा जो इसकी रिटेन करने की कैपेसिटी है, इवोपरेट बैक टू द सराउंडिंग हो जा रही है, इंटरसेप्शन लॉस, राइट। Depression storage is the volume of water which gets stored in natural depressions of a basin or catchment. लैंड मास, कैचमेंट सब देखेंगे आगे। जो उसमें नेचुरल डिप्रेशन है उसको पहले फिल करने के बाद ही हमारा जो है ना सरफेस रन अप देखने को मिलता है। इसमें भी अगर रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन से ज़्यादा रेट से रेनफॉल हो रही है तो सरफेस रन अप देखने को मिलता है, राइट। इन सब जो डिप्रेशन स्टोरेज जो लग रहा है इसको पहले फील होंगे, राइट। उसके बाद ही हमें आगे की कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, लाइक सरफेस रन अप की बात कर रहे हैं। तो डिप्रेशन स्टोरेज वही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच गेट्स स्टोर्ड इन नेचुरल डिप्रेशंस ऑफ अ बेसिन। गड्ढे है, छोटे छोटे है, तो सबको फिल होने में जो वाटर लगा है दैट इज डिप्रेशन स्टोरेज वाटर। इनफिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द soil of the earth surface. Through the earth surface, the portion of precipitated water enters the soil is called infiltrated water. This is called infiltration, right. Soil mass को जो है ना अब ये वाटर जो जा रही है दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेटेड वाटर, प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। परकोलेशन, यही इनफिल्ट्रेशन अब क्या हो जाएगा, परकोलेट होगा एंड डीप परकोलेट। इस पर बेस्ड इस साल गेट में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत किए थे, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, डीप परकोलेशन को अलग अलग समझ रहे थे। फर्स्ट, रेन वाटर enters soil mass through the ground surface, राइट। वो इनफिल्ट्रेशन कहलाती है, जितना अमाउंट इंटर किया वो इनफिल्ट्रेटेड वाटर है। फर्दर जो है ना वो क्या जा रहा है, सॉइल मास की मॉइस्चर कंटेंट को इनहेंस करता हुआ, बिकॉज सॉइल मास बिलो ग्राउंड सरफेस has capacity to retain the water due to capillary action, राइट। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रिटेन किए जाते हैं, राइट। तो उसकी रिटेन करने की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर इनफिल्ट्रेशन हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल मास से होते हुए आगे नीचे की तरफ तो होते हुए वो ग्राउंड वाटर टेबल को क्रॉस कर कर ग्राउंड वाटर स्टोरेज का पार्ट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड परकोलेशन, राइट। अब परकोलेशन इज द पोर्शन ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर दैट इनहेंसेस moisture content of effective root zone, right. If there is a sufficient amount of infiltration beyond holding capacity of effective root zone, infiltrated water further moves down and joins groundwater storage,
This is called percolated water and the process is called percolation. And further or lower soil zone की तरफ जाना, that is deep percolation. बात समझ में आई? अगर बोला जाएगा भाई कि चलेंगे प्रॉब्लम देखेंगे तो वहाँ जो है क्लियर हो जाएगा. अभी डेफिनेशन, अभी इंट्रोडक्शन टाइप का है तो इतना ही से काम करते. Percolation in general downward movement of water through soil pores due to gravity. It includes all water moving downward after infiltration. इन्फिल्ट्रेशन का टोटल पार्ट नहीं डाउनवर्ड मूव करते हैं, उसके कुछ पार्ट इंटरफ्लो भी बन जाता है. द पोर्शन ऑफ इनफिल्ट्रेटेड वाटर मूव्स almost parallel to the ground surface and emerges in river or stream or gullies. That is called interflow. और उसका कुछ पार्ट डाउनवर्ड मूव करते हुए सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को इन्हेंस करते हुए अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो ग्राउंड वाटर को ज्वाइन करेगा, एक्विफर रिचार्ज करेगा. यू हैव टू टाइप्स ऑफ एक्विफर. अनकन्फाइंड is having water table and at the surface of water table atmospheric pressure exists. अनकन्फाइंड एक्विफर हो गया, कन्फाइनिंग नीचे की तरफ से होगी, पर हमारा जो है ना अटैच्ड विथ एटमॉस्फेयर थ्रू पोर्स ऑफ सॉइल. कन्फाइंड एक्विफर वो आपका जो है ना टू रॉक लेयर्स के बीच में कन्फाइन हो गया, प्रेशराइज हो गया. इंपॉर्टेंट फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सॉइल मॉइस्चर इन्हेंसमेंट. क्लियर हो रही है ना? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को इन्हेंस करते हुए अगर सफिशिएंट अमाउंट में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, right? Deep percolation is a part of percolation where water moves below the root zone of the crop. Below the root zone of the crop. This water is not available to plants and is considered as loss in the irrigation practice. Often happens when excess irrigation or heavy rainfall. Deep percolation मतलब वो सॉइल मॉइस्चर जोन से बाहर की तरफ निकल गया, बहुत गहरे तक चला. तो जो है ना अगर आप इरिगेशन एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं या एक्सेस रेनफॉल हुआ है उस केस में आपको देखने को. ठीक है. Runoff is the portion of precipitation which by a variety of paths above and below the surface of the earth reaches the stream channel. सरफेस के ऊपर जो फ्लो हो रही है हमारा सरफेस रनअप है. बिलो द सरफेस इंटरफ्लो मैंने बताया, वो भी तो फ्लो हो रही है. जस्ट बिलो द सरफेस पैरेलल टू द सरफेस वो भी फ्लो हो रही है. डाउन द राइट, दोनों जाकर कंट्रीब्यूट करेंगे जो भी स्ट्रीम है, रिवर है या ओशियन. Below the surface of the earth reaches the stream channel. Once it enters a stream channel, runoff becomes stream flow. Schematic representation of hydrologic cycle. Right. देखोगे हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल का एक रिप्रेजेंटेशन है. The processes constituting hydrologic cycle extend from an average depth of about 1 kilometer in the lithosphere.
द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, 1 किलोमीटर नीचे ग्राउंड सरफेस टू अ हाइट ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर। गहराई से लेकर वहां तक ये सारे इतने स्पेस में हमारा हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। देखिए आप देखोगे क्लाउड इवापोरेशन, वेपर reaches to higher altitude, forms cloud and then precipitation। कितनी हाइट पर हो रही है? Precipitation is the hydrologic component occurring at higher altitude, right? Groundwater flow is component of hydrologic cycle occurring below the ground surface। तो ये हमारा जो है ना रीजन है 1 किलोमीटर गहराई से लेकर 15 किलोमीटर तक, जिसमें हमारे हाइड्रोलॉजिक साइकिल के कंपोनेंट्स एग्जीक्यूट्स होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स हमने ओशियन के लिए 0 दिया है, इसको जो है ना यहाँ 0 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर क्या हो रही है? इवेपोरेशन फ्रॉम मेजर इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन के लिए जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है उसमें वाटर वेपर की रिक्वायरमेंट है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा ओशियन का है, राइट। इसका मैक्सिमम कुछ पार्ट्स जो है ना आपको जो है ना ओशियन में ही प्रेसिपिटेट हो गया। रिमेनिंग क्लाउड विंड के द्वारा लैंड मास के ओवर ड्रिफ्ट किए गए। यहाँ पर जो है ना क्लाउड की प्रेसिपिटेशन हो रही है ड्यूरिंग फॉलिंग। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रेन ड्रॉप इवोपरेशन को। 0 इवोपरेशन फ्रॉम ओशियन, स्टार्टिंग पॉइंट हमने ओशियन को लिया है, बट देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फॉर हाइड्रोलॉजिक साइकिल। But for convenient point of view, we are treating ocean is its starting point. 0 is showing evaporation of liquid water into vapor from the ocean. Rises up, forms cloud. Some cloud precipitates back to the ocean. हाँ, फॉलिंग बैक हो रहा है ओशियन में ही। रिमेनिंग क्लाउड ड्रिफ्ट होकर जो है ना लैंड मास के ओवर आया, यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रही है ड्यूरिंग फॉलिंग of water, rainwater evaporation is also taking place. This is called raindrop evaporation. 2 is representing interception of falling water by surface modification, vegetations. 3 transpiration, release of water vapor by vegetation. Plant, crop, trees are taking water from root zone और फ्रॉम डिप्रेशन स्टोरेज के बगल में अगर हमारा जो भी प्लांट, ट्री, क्रॉप जो भी है उधर से भी वाटर ले रहा है, रूट जोन से भी ले रहा है। वाटर लिक्विड वाटर को लेकर क्या कर दिया? फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज किया, वेपर के फॉर्म में रिलीज किया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। 4 इज रिप्रेजेंटिंग इवापोरेशन फ्रॉम लैंड सरफेस, राइट। यहाँ से इवापोरेशन लैंड सरफेस से 5 evaporation from water bodies,
on land surface. हाँ, इस वाटर बॉडी से इवापोरेशन, लेक, पॉन्ड, रिजर्वायर, रिवर, उससे इवापोरेशन, और लैंड सरफेस इवापोरेशन है ना, यहाँ पर वाटर है, रूट जोन में वाटर है कि नहीं, फोर्स ऑफ सॉइल रिटेंस वाटर, उसकी इवापोरेशन, तो आज फोर्स जो है ना कनेक्टेड है वो एटमॉस्फेयर से, हाँ, तो हीट ट्रांसफर होगी एटमॉस्फेयर से, इवापोरेशन होगा, एंड लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज बैक टू एटमॉस्फेयर। उसको ये बता रहा है इवापोरेशन फ्रॉम लैंड, उस वाले को बता रहा है। लैंड सरफेस पर जो वाटर बॉडी है उसको ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। सरफेस रन अप वाटर running over the ground surface, surface runoff crosses ground surface. This is infiltration. 7 represents infiltration. Moving downward, enhancing moisture content, joining groundwater storage or unconfined aquifer, percolation. 8 percolated water. इन्फिल्ट्रेशन का ही ये पार्ट है। इन्फिल्ट्रेशन का कुछ पार्ट जो है ना आपका इस तरह से मूव करेंगे और जाकर इसमें ज्वाइन करेंगे, इमर्जेस इनटू ए स्ट्रीम, राइट। स्लोप के ये जो डाउन द स्लोप मूव करते हुए जाएंगे और इसको ज्वाइन कर, दैट इज कॉल्ड इंटरफ्लो। इन्फिल्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू इंटरफ्लो एंड परकोलेशन। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जो है ना कुछ पार्ट इधर जाकर ज्वाइन, पैरेलल मूव करते हुए इधर जाके ज्वाइन किया, और कुछ जो है ना अंदर की तरफ गया, और फर्दर जो है ना डीप पर। दिस इज ग्राउंड वाटर। 9 ग्राउंड वाटर स्टोरेज, तो ये भी जो है ना मूव कर रहा है, ये भी जाकर इसमें सप्लाई करेगा। अगर इस ग्राउंड वाटर स्टोरेज का ये जो वाटर टेबल है अगर इंटरसेक्ट इसमें किया इस स्ट्रीम के बेसिन को, तो ग्राउंड वाटर भी सप्लाई करेगा, रिवर को जो है ना ओशियन को फाइनली सप्लाई कर ही रहा है। परवियस मटेरियल है, इंटरकनेक्टिंग पोर्स है, के थ्रू जो है ना ये फ्लो हो रही है, राइट। The hydrological cycle has no beginning or end. A convenient starting point to describe the cycle is in the oceans. Water in the oceans evaporates due to heat energy provided by solar radiation. The water vapor moves upward and forms clouds. Much of the clouds condense and fall back to the ocean as rain. Part of the clouds is driven to the land areas by winds. There they condense and precipitate onto the landmass as rain, snow, hail, sleet, etc. Right? A part of the precipitation may evaporate back to the atmosphere when, even while falling, raindrop evaporation. Another part may be intercepted by vegetation and surface modification, from which it is evaporated back to atmosphere and moved down to the ground surface. जो इंटरसेप्टेड हुआ है इवोपरेट होंगे और मूव डाउन होंगे ग्राउंड सरफेस की तरफ। अ पोर्शन ऑफ द वाटर दैट रीचेज द ग्राउंड enters the earth surface through infiltration enhances the moisture content of the soil and reaches the ground water body। पूरा क्लियर कर चुका हूं मैं। वेजिटेशन सेंड्स अ पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, एक्टिव रूट जोन में जो रिटेन किया हुआ वाटर है सॉइल के पोर्स में, रूट्स जो है वेजिटेशन के वो उसे बैक टू द एटमॉस्फेयर वेपर के फॉर्म में कर दे रहा है। Some infiltrated water may emerge to the surface water bodies as interflow. Infiltrated water is dividing into interflow, a part of
infiltrated water that moves parallel to the ground surface and emerges to the surface or to a stream is called interflow. And जो डीप में मूव करता हुआ चला गया पर्कोलेशन, फर्दर जो डीप में गया और नीचे गया डीप पर्कोलेशन. तो पर्कोलेटेड वाटर जो है अगर बहुत एक्सेस में अगर रेनफॉल होगी तभी डीप पर्कोलेशन दिखेगा, अदरवाइज और लेस रेनफॉल और प्रॉपर इरिगेशन. इरिगेशन में हम मेरा मेजर एम क्या होता है, जस्ट वी इनहेंस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ इफेक्टिव रूट जोन. उतना ही तक हमें देना है कि वाटर जितना जो है ना रूट जोन के सॉइल के पोर्स में आ जाए उतना ही देना है. उससे एक्सेस देंगे दैट विल बी ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, hygroscopic water, right? They are retained by force of the soil mass. But if you supply more water than requirement, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हुए वाटर बॉडी का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, तो हम बहुत सारे डिटेल में देखेंगे, हम लोग सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पर. ये तो जस्ट हमारा जो है ना इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, पूरी डिटेल में दिखेगी. एक एक अलग अलग टॉपिक बनाई गई है. प्रेसिपिटेशन डिस्कस करेंगे, इनफिल्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, जो लॉस हो रही है इनिशियल लॉस जिसे हम इंटरसेप्शन लॉस प्लस डिप्रेशन स्टोरेज को फिल करने में वाटर, सबकी ये स्टडी करेंगे. ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी एक अलग ही पार्ट है हमारा. एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, वेल, पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, सब कुछ. जो ग्राउंड वाटर को ज्वाइन किया है वाटर, इनफिल्ट्रेटेड वाटर का पार्ट, ultimately be discharged into streams or may emerge as springs. Dear friends, this is ground surface and this is water table, right? इस तरह से हमारा और वाटर टेबल जो है ना इस इधर जो है ना ग्राउंड सरफेस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है. below the water table pores of soil mass is completely filled with water. कहीं भी स्पेस नहीं, राइट? वाटर बॉडी की तरह जो है ना वो ट्रीट होगा. ये हमारा जो है ना ग्राउंड सरफेस है. इस तरह से डिप्रेशन है, ग्राउंड सरफेस है. वाटर टेबल इसको इंटरसेक्ट किया, इधर पूरी तरह से फील्ड है, तो ये बाहर की तरफ वाटर निकलना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, राइट? आफ्टर एन इनिशियल फिलिंग ऑफ डिप्रेशन स्टोरेज एज इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेज को फिल करने के बाद ओवरलैंड फ्लो और सरफेस रनअप बिगिंस प्रोवाइडेड द रेट ऑफ प्रिसिपिटेशन एक्सीड्स दैट ऑफ इनफिल्ट्रेशन. अगर रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन से ज़्यादा है आफ्टर फिलिंग डिप्रेशन स्टोरेज एंड सेटिस्फाइंग इंटरसेप्शन लॉस, तो ये एक्सेस वाटर जो है ना ग्राउंड सरफेस के ओवरफ्लो करने लगे, राइट? इज कॉल्ड सरफेस, राइट? एंड ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इनटू द स्ट्रीम ट्रेनिंग कैचमेंट. तो टोटल रनअप जो आपको दिखेगा, स्ट्रीम जो फ्लो दिखेगा, टोटल स्ट्रीम फ्लो, टोटल फ्लो इन रिवर और स्ट्रीम इज ड्यू टू सरफेस रनअप, ओवरलैंड फ्लो एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, दोनों जाकर जो है ना कंट्रीब्यूट करें. तो हम लोग हाइड्रोग्राफ में वो सब देखते हैं. बेस फ्लो के नाम से जानी जाती है एंड डायरेक्ट रनअप के नाम से जानी जाती है. The main components of hydrologic cycle can be broadly classified as transportation, flow components and storage components.
प्रेसिपिटेशन, राइट। ये तो सिंपली है, ये फॉलिंग ही है। कहाँ पर हुआ प्रेसिपिटेशन? क्लाउड में, और ग्राउंड सरफेस की तरफ आ रही है। मूविंग है कि नहीं, फ्लो हो रही है कि नहीं इसकी, इस कंपोनेंट की। इवापोरेशन फ्रॉम द ओशियन, फ्रॉम द लैंड मास एंड फ्रॉम द स्ट्रीम ऑन लैंड मास। स्ट्रीम, पॉन्ड, रिजर्वायर, चैनल, गली, सब। ट्रांसपिरेशन, वेजिटेशन के द्वारा जो रिलीज किए जा रहे हैं वाटर पेपर के फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन। इनफिल्ट्रेशन, ये सब मूविंग है। इनफिल्ट्रेशन, क्रॉसिंग ऑफ वाटर थ्रू द ग्राउंड सरफेस। रन अप, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। स्टोरेज कंपोनेंट्स, स्टोरेज ऑन द लैंड सरफेस, दैट इज इन डिप्रेशन स्टोरेज, पॉन्ड्स, लेक, रिजर्वायर्स, ये मूविंग नहीं है। डिप्रेशन स्टोरेज जो था कंपोनेंट, वो हमारा स्टोरेज कंपोनेंट है हाइड्रोलॉजिक साइकिल का। सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, water retained by pores of the soil mass below the ground surface is called soil moisture storage and groundwater storage, right? Catchment area and watershed divide. Catchment area is an area of the land where surface water from rain and melting snow or ice converges to a single point. We consider this area. तो इसके अंदर जो भी प्रिसिपिटेशन हुआ है वो सब जो है ना फ्लो होकर यहाँ पर आ रहा है, राइट। मतलब डिप्रेशन स्टोरेज इंटरसेप्शन लॉस को ओवरकम करने के बाद इंटरसेप्टेड जो वाटर, इनफिल्ट्रेटेड वाटर है, इंटरसेप्शन लॉस, डिप्रेशन स्टोरेज एंड इनफिल्ट्रेशन के बाद जो बच गया फ्लो के इधर आ रहा है। इनफिल्ट्रेशन का जो इंटरफ्लो है वो भी फ्लो के इधर आ रहा है। ग्राउंड वाटर जो फ्लो है वो भी फ्लो के इधर आ रहा है। इस सिंगल पॉइंट पर आकर एक स्ट्रीम, गली, रिवर को ज्वाइन कर रहा है। इसके अंदर का जो जितना भी प्रेसिपिटेशन हुआ है सब इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, यहाँ आ रही है। ये क्या हो जाएगा? ये कैचमेंट एरिया कहलाएगा। अ कैचमेंट एरिया इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर सरफेस वाटर फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग स्नो और आइस कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट। सरफेस वाटर तक की बात की जा रही है, बाकी सभी टाइप के वाटर, इंटरफ्लो, ग्राउंड वाटर, तो सब उसी पॉइंट पर आएंगे। यूजुअली द एग्जिट ऑफ द बेसिन, ये बेसिन और कैचमेंट एरिया वाटर सेट का ये एग्जिट पॉइंट कहलाएगा। सिंगल पॉइंट पर सब ज्वाइन कर रहे हैं। वेयर द वाटर ज्वाइंस अनदर वाटर बॉडी। अब इस पूरे एरिया की जो वाटर है वो ड्रेन होके यहाँ पर आ रहा है। ये क्या करेगा? यहाँ पर किसी रिवर को ज्वाइन करेगा, या लेक को ज्वाइन करेगा, रिजर्वायर को ज्वाइन करेगा, या सी ज्वाइन करेगा, ओशियन को ज्वाइन, राइट। समझ में आ गया? इन क्लोज्ड कैचमेंट, अब कैचमेंट हमारा क्लोज्ड है तो वाटर कन्वर्जेस टू अ सिंगल पॉइंट इनसाइड द बेसिन। अगर ये क्लोज्ड कैचमेंट कहलाएगा, इस सिंगल पॉइंट पर वाटर जो है ना कन्वर्ज हो रहा है। कोई बड़ा सा जो है ना क्या है, ये लेक है, ड्राई लेक है, परमानेंट लेक है, एरिया की टोटल वाटर जो है ना यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो रही है और यहाँ से डिसअपियर हो जा रही है टू द ग्राउंड सरफेस इवोपरेशन, राइट। यहाँ से हमें आउटलेट दिख नहीं रहा है कि जहाँ से किसी रिवर, चैनल, स्ट्रीम को ज्वाइन करे या ओशियन को। विच में बी अ परमानेंट लेक, ड्राई लेक और अ पॉइंट वेयर सरफेस वाटर इज लॉस्ट अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड को चला गया। द कैचमेंट एक्ट्स एज अ फनल by collecting all water within the area covered by the catchment and channeling it to a single point. Catchment का ये
इस डेफिनेशन हो गया, इट इज एक्टिंग लाइक funnel collecting all water falling within catchment and channeling it to a single point. Each catchment area is separated topographically from adjacent catchment area by geographical barriers such as ridge, hill और mountain. ये क्या हो सकता है? रीज हो सकता है, हिल या माउंटेन हो सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो भी ट्रैप हुआ वाटर वो इधर स्लोप है जिसकी वजह से एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं सभी इस कैचमेंट एरिया के ऑल वाटर। तो ये जो ना ये हिल या रीज और माउंटेन इसी एग्जिट पॉइंट से जो है ना क्रॉस कर है। हो गया ना, फनल की तरह काम किया कि नहीं, टोटल वाटर को कलेक्ट किया और यहाँ तक चैनल कर दिया। द लाइन विच डिवाइड्स द सरफेस रन अप बिटवीन टू adjacent river basin is called the topographic water divide or watershed divide or simply the divide. Topographic water divide, watershed divide और simply divide. बात समझ में आया? ये एक लाइन हो गया, इसकी है ना, इससे बना है रीज को मिलाते हुए एक लाइन आपने क्रिएट किया, या जो ना ये माउंटेन रेंज है इस तरह से राउंड कर लिया है। तो ये हमारा क्या है? टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड लाइन कहलाता है, या सिंपली वाटर से डिवाइड और डिवाइड। ये इधर वाले कैचमेंट के सरफेस रनअप को इसके अंदर नहीं आने देगा और ना इधर का इधर आए। तो टू एडजेसेंट कैचमेंट एरिया को सेपरेट किया जा रहा है टोपोग्राफिकली बाई रीज, माउंटेन, हिल, सीरीज ऑफ रीज, सीरीज ऑफ माउंटेन, रीज। क्लियर हो गई ना? द डिवाइड फॉलोज द रीज लाइन। तो आपका ये जो टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड है वो इसी रीज लाइन को फॉलो करे, और जो माउंटेन रेंज है वो फॉलो अराउंड द कैचमेंट, क्रॉसिंग द स्ट्रीम ओनली एट द आउटलेट। यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है आउटलेट। इट मार्क्स द हाइएस्ट पॉइंट्स बिटवीन द बेसिन्स और बिटवीन टू एडजेसेंट कैचमेंट्स। बेसिन, कैचमेंट्स, वाटर सेट सब एक ही नाम है। इधर वाले कैचमेंट और इधर वाले कैचमेंट का ये हाईएस्ट पॉइंट है। इधर से जो इस वाले इधर फॉल हुआ जो इधर की तरफ आएगा, और इधर से इधर फॉल हुआ वाटर इधर आए, इस वाले कैचमेंट में आए। अब इस तरह का भी जो ना हो सकता है, इधर से जो है ना एक स्ट्रीम में ज्वाइन किया इस कैचमेंट का, इस सब कैचमेंट का वाटर यहाँ पर ज्वाइन किया, और फिर इन सारे में का वाटर जो है ना यहाँ पर आया और इस चैनल के थ्रू यहाँ पर आया। ये जो ना एक बड़ा कैचमेंट हो गया। सिमिलरली जो है ना आप डिफाइन कर सकते हैं कैचमेंट, राइट। कैचमेंट लीकेज, इसको हम लोग समझते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैचमेंट लीकेज। डियर फ्रेंड्स, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन कैचमेंट ए एंड कैचमेंट बी। दीज आर टू एडजेसेंट कैचमेंट्स और वाटर सेट्स और बेसिन्स। एडजेसेंट कैचमेंट्स है, इसका हाईएस्ट पॉइंट इधर है, राइट। सरफेस से रन अप इस पॉइंट से, इस पिक से इधर अगर हो रही है तो इस स्ट्रीम में ज्वाइन करेगा वो, ये उसकी आउटलेट होगी, यहाँ पर आकर ज्वाइन करेंगे। और इधर से इधर जो भी हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ वो इस स्ट्रीम को ज्वाइन करेगा, स्ट्रीम ऑफ कैचमेंट बी। आउटलेट ऑफ कैचमेंट बी एंड दिस इज आउटलेट ऑफ कैचमेंट ए। आउटलेट कैचमेंट का क्या होगा? स्ट्रीम, रिवर, ओशियन। यहाँ पर जो है ना पूरी एरिया में होने वाला प्रेसिपिटेशन यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो रहा है। टोपोग्राफिक, तो यहाँ से जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, ये एक जो लाइन जाएगी वो टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड लाइन हो गई, पिक पिक को मिलाए हुए। तो
से इधर जो रेनफॉल हुआ वो इसमें आएगा, इधर हुआ वो इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो सरफेस रन अप हो गई। सरफेस रन अप इधर से इधर हुई तो इसमें आ रही है, इधर से इधर हुई इसमें आ रही है। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर टेबल इस तरह से हो, ग्राउंड वाटर टेबल ऐसे हो, ग्राउंड वाटर टेबल का पीक जो है ना यहाँ पर, तो ग्राउंड वाटर डिवाइड जो होगी ये हो जाएगी, और ये जो है ना टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड हो गई। इधर से इधर इसमें आया, इधर से इधर इसमें आया। डियर फ्रेंड्स, जो वाटर इनफिल्ट्रेट होकर, परकोलेट होकर ग्राउंड वाटर टेबल को क्रॉस करके ग्राउंड वाटर स्टोरेज का पार्ट हो गया है इस रीजन में, वो किधर जाएगा जरा देखो, वो किधर जाएगा, वो इधर जाएगा। बट प्रेसिपिटेशन किसके, किस कैचमेंट के कैचमेंट में हो रही थी, कैचमेंट ए में हो रही थी। जो सरफेस रन तो आ गया इस वाटर डिवाइड से इधर, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेट हो गया है, परकोलेटेड हो गया है, वाटर टेबल को क्रॉस करके, वाटर टेबल को क्रॉस करके ग्राउंड वाटर स्टोरेज का पार्ट बन गया है, तो ये ग्राउंड वाटर टेबल है। तो इस टेबल से इधर जो भी वाटर होगा वो इधर की तरफ वाटर सप्लाई करेगा इस स्ट्रीम में, और इधर से जो होगा वो इस स्ट्रीम में सप्लाई करेगा, इस वाले से, इस वाले से इधर इस वाले में सप्लाई करेगा। यानी इसमें जो ग्राउंड वाटर जो आया है इन्फिल्ट्रेट होकर, जो ग्राउंड वाटर टेबल को क्रॉस करके ग्राउंड वाटर स्टोरेज को जो ज्वाइन किया है इस पॉइंट, इस डिवाइड से इधर, वो सब इसमें जो है ना वाटर सप्लाई करेगा, और इस डिवाइड से इधर जो भी जो है ना प्रेसिपिटेशन ग्राउंड वाटर स्टोरेज को ज्वाइन किया वो इधर आएगा। तो इसमें कुछ पोर्शन आपको इसका भी दिख रहा है। देखिए इधर इतने एरिया का जो भी वाटर इनफिल्ट्रेट होके फर्दर डीप परकोलेट होके वाटर टेबल को क्रॉस करके आएगा, वो है इसके इस कैचमेंट पर हुआ है, कैचमेंट ए पर, लेकिन वो जाएगा इधर। भाई कोइंसाइडिंग नहीं है ग्राउंड वाटर डिवाइड एंड टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड। टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड कैसे डिवाइड किए जाते हैं, जो पिक पिक पॉइंट्स है उन सबको जो है ना कनेक्ट करके। तेरी जो मतलब आपको जो है ना रीज है, हिल है एकदम कंटिन्यूअस, माउंटेन कंटिन्यूअस है, तो डिवाइड बना दिया ना, उससे इधर के पानी इसमें आएगी, उधर से इधर इधर इसमें आएगी। तो टोपोग्राफिक वाटर डिवाइड एंड ग्राउंड वाटर डिवाइड अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इस कैचमेंट का जो ग्राउंड वाटर है इस कैचमेंट में लीक कर गया, इज कॉल्ड कैचमेंट लीकेज, राइट। Conversion of rainfall to stream flow. In most of the hydrological analysis, we start with input as rainfall, that is hydrograph plot of rainfall intensity against time. आगे के टॉपिक में सारे डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में। इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल सेंटीमीटर पर आवर, इस तरह जो है डिफाइन की जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑन दिस एक्सिस एंड ड्यूरेशन, टर्म ड्यूरेशन, रेनफॉल ड्यूरेशन, इस टाइम पर जो है ना पर यूनिट टाइम किस रेट से रेनफॉल हो रही है, इस टाइम पर किस रेट से हो रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है ना इंटेंसिटी की रेनफॉल नहीं होती। देखते हैं ना आप लोग, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ स्टॉर्म इंटेंसिटी इज वायरिंग। तो उस टाइम तक जो है ना इस इंटेंसिटी से रेनफॉल हुआ, इंटेंसिटी बढ़ गई, इस इंटेंसिटी से हो रही है इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में इस इंटेंसिटी, प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल और स्टॉर्म इज कॉल्ड हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा पूरी डिटेल से, इस पर तो पूरी जो है हमारा हाइड्रोलॉजी हाइड्रोग्राफ एंड रन अप का कौन। ये हमारा जो रेनफॉल है वो कहाँ जा रही है, कैचमेंट के ओवर जो हमारा रेनफॉल हुआ है, तो आफ्टर सेटिस्फाइंग वाटर इन इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेज एंड इनफिल्ट्रेशन, कांस्टेंट रेट से इनफिल्ट्रेशन होगी आफ्टर सम टाइम, जब पूरी तरह से सब कुछ सेटल हो जाए। तो उसके बाद जो ना अगर इनफिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा जो ना इनफिल्ट्रेशन रेट है, हमें
सरफेस रन अप देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो जो सरफेस रन अप जो है ना हमारा ज्वाइन करेगा कैचमेंट के आउटलेट पर, जो रिवर है स्ट्रीम में उसको। तो उस स्ट्रीम में डिस्चार्ज टाइम के साथ क्या है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो। प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन अ रिवर और स्ट्रीम ड्रेनिंग अ पर्टिकुलर चैनल, पर्टिकुलर कैचमेंट अगेंस्ट टाइम। है कि नहीं? आप देखते होंगे ना कि अगर आपके रीजन में रेनफॉल हो गई तो रीजन को ड्रेन करने वाला चैनल में वाटर फ्लो होना स्टार्ट होता है, कुछ देर के बाद होती है। रेनफॉल होते ही नहीं होगा ना, रेनफॉल होगा, ये सारे प्रोसेस होंगे, इंटरसेप्शन लॉस, डिप्रेशन, स्टोरेज, राइट। उसके बाद जो है ना अप्रोप्रिएट कंडीशन है, मीन्स इन्फिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा प्रिसिपिटेशन रेट है, रेनफॉल रेट है, फिर हमारा जो है ना सरफेस रनअप देखने को मिलता है। सरफेस रनअप, बारिश खत्म हो गई, हर चीज़ खत्म हो गया, फिर भी जो है ना कुछ देर के बाद जो है ना आपके जो है ना मेजर फ्लो उस कैचमेंट को ड्रेन करने वाले चैनल, रिवर और स्ट्रीम में दिखेगा। तो टाइम के साथ जो ना डिस्चार्ज क्या है इन स्ट्रीम और रिवर ड्रेनिंग इट्स कैचमेंट, उस कैचमेंट के आउटलेट पर वो स्ट्रीम होगा, कैचमेंट से वाटर वही पहुंच रहे, इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। अब देखिए प्रिसिपिटेशन हुआ, इनपुट हो गया हमारा डेटा, प्रिसिपिटेशन इंटरसेप्शन लॉस में गया, इवोपरेट हो गया कि नहीं, डिप्रेशन स्टोरेज को फिल किया, इवोपरेशन में गया, एंड उसके सराउंडिंग में जो वेजिटेशन है उसके लिए वाटर का सोर्स बना और वो फर्दर ट्रांसपिरेटेड हो गया, इवेपो ट्रांसपिरेशन, डिप्रेशन स्टोरेज का वाटर इवोपरेशन भी होगी, और अगल बगल के सॉइल जो रूट जोन है, रूट जोन सॉइल उसको मॉइस्चर को मेंटेन करेगा, और वो उसके रूट जोन के द्वारा जो है ना वो प्लांट क्रॉप ट्री के द्वारा यूटिलाइज करके पेपर के फॉर्म में रिलीज कर दिए जाएंगे। ये लॉस्ट हो रहा है वेपो ट्रांसपिरेशन, इवोपोरेशन हो रही है, और फिर जो है ना वेजिटेशन के द्वारा यूटिलाइज किए जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज, ये भी वेपो ट्रांसपिरेशन में लॉस्ट, इंटरसेप्शन लॉस्ट, इनफिल्ट्रेशन। आप कहोगे कि डिप्रेशन स्टोरेज वाला जो वाटर है वो इनफिल्ट्रेशन भी हो रही है, जब वही ना इसको अलग कर लिया गया है, और उसमें का जो वाटर है वो इवेपो ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, right, and then overland flow start. If intensity of rain, if precipitation rate is higher than infiltration rate, then we see overland flow. क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं इनफिल्ट्रेशन कहाँ जा रहा है, इंटरफ्लो, just below the ground surface, the pores of soil, some part of infiltrated water moves down the slope and emerges to the surface or emerges into stream, right? इसका जो है ना इंटरफ्लो जो हो रही है, क्योंकि जस्ट वो बिलो द ग्राउंड सरफेस है, फोर्स जो है ना ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसका इवेपोरेशन भी हुआ और क्रॉप के द्वारा इस्तेमाल भी हुआ, रूट जोन से होते हुए जा रहा है, इसका इवेपो ट्रांसपिरेशन भी हुआ, और कुछ पार्ट जो बच गया चैनल में इनपुट का काम किया, चैनल को ज्वाइन किया। बड़ी मजेदार है, मजा आने वाला है। कोई भी चीज जब हम लिख देंगे वो समझा के ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राइट। डीप पर्कुलेटेड वाटर एक्वीफर को रिचार्ज किया, और फिर जो है ना हमारा जो है ना डीप ग्राउंड वाटर का पार्ट बन गया डीप पर्कुलेटेड। इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत अंदर तक चला गया है, बहुत गहराई में चला गया है ये वाटर, ये जो है ना कहीं कंट्रीब्यूट अब नहीं करेगा, ना इसका इवोपोरेशन हो रहा है ना ट्रांसपिरेशन हो रहा है। यहाँ तक जो है ना रूट
पहुंच ही नहीं रहा है तो इस वाटर को यूटिलाइज नहीं करें, और ना ही ये किसी चैनल को सप्लाई करे, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत नीचे, और चैनल, रिवर, स्ट्रीम, ये सब की जो है ना डेप्थ से नीचे जा चुका है वाटर, ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ना ही यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो हीट है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, कि इवोपरेट भी होगा तो जाएगा किधर से, कोई चैनल ही नहीं है, एकदम चला गया एकदम अंदर तक रिसते हुए स्लोली स्लोली, राइट। तो जो इक्विफर, जो अनकन्फाइंड एक्विफर है, जिसमें वाटर टेबल पार्ट होता है, टॉप सरफेस जो होती है वाटर टेबल होती है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज का, ये जो ना चैनल का इनपुट बनेगा, इंटरफ्लो चैनल का इनपुट बनेगा, इसका इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा, ग्राउंड वाटर स्टोरेज। दिस इज ग्राउंड सरफेस, और ये दिस इज वाटर टेबल, दिस इज ग्राउंड वाटर स्टोरेज, एंड दिस इज वाटर टेबल, ग्राउंड सरफेस पास में। और ये जो है ना जाकर और देखिए इसमें ग्राउंड वाटर सप्लाई किया इस स्ट्रीम को, यहाँ पर स्ट्रीम है, सप्लाई किया ना, इंटरफ्लो भी जाकर सप्लाई किया इस स्ट्रीम में, ओवरलैंड फ्लो भी सप्लाई किया स्ट्रीम में, बात समझ में आया? ओवरलैंड फ्लो भी सप्लाई किया स्ट्रीम में, है ना, स्ट्रीम फ्लो का पार्ट बन गया, इंटरफ्लो भी सप्लाई किया जस्ट बिलो द ग्राउंड सरफेस थ्रू रूट जोन। तो रूट जोन से है तो ये पोर्स जो है एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होती है, इवोपरेशन भी होगा एंड वेजिटेशन के द्वारा ट्रांसपिरेशन भी होगा। इंटरफ्लो का इवेपो ट्रांसपिरेशन दोनों होता है। अब मजा आने वाला है, जहाँ आएगा कुछ कंसेप्ट तभी ना एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। ग्राउंड वाटर कनेक्टेड है, यहाँ पर आपको जो है ना कैपिलरी फ्रिज बनेंगे, बिकॉज below the ग्राउंड वाटर टेबल ऑल पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन पोर्स साइज बहुत छोटे हैं, वाटर जो है ना ग्राउंड वाटर राइज हो जाते हैं कहाँ तक, रूट जोन तक। फिर वो उस ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कौन कौन करेगा, क्रॉप भी करेंगे, प्लांट ट्री सब करेंगे, अब करेंगे ना, तो क्या इवेपोरेशन भी होगा कनेक्टेड टू एटमॉस्फेयर थ्रू इंटरकनेक्टिंग पोर्स, एंड its utilization is also taking place by vegetation, so its evaporation is taking place also। क्या हुआ, इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दोनों होगा इस वाले वाटर का, जो बोलते हैं कन्फाइंड एक्विफर, राइट, पर रिचार्ज हुआ है जो वाटर का इस्तेमाल होगा, और ये सप्लाई इधर भी कर रहा है स्ट्रीम में। तो इंटरफ्लो आफ्टर evapotranspiration loss becomes input to channel or a stream draining this catchment, ground water storage, ये जो हमारा अनकन्फाइंड एक्विफर है जिसका वाटर टेबल पार्ट होता है, एंड दो रॉक के बीच में जो होगी ना वो कन्फाइंड एक्विफर होता है, वो जो है ना अगर बहुत गहरा है तो फिर सप्लाई नहीं करेगा, सप्लाई करता ही नहीं है, वो स्ट्रीम की डेप्थ बहुत कम होती है, रिवर वगैरह की कन्फाइंड एक्विफर नहीं सप्लाई करते उसमें जनरली डेप्थ में होता। क्लियर, चैनल इनपुट एंड देन जो है ना हमारा ये डिस्चार्ज यहाँ पर। तो इनपुट रेनफॉल एंड आउटपुट स्ट्रीम फ्लो ऑफ अ कैचमेंट। इसी कैचमेंट का इनपुट क्या है, रेनफॉल, और आउटपुट क्या है, उस कैचमेंट को ड्रेन करने वाला उसके आउटलेट को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रीम और रिवर। रेनफॉल हुआ तो उसमें उसका इफेक्ट क्या दिखा, फ्लो डिस्चार्ज क्या दिखा, ये जानकारी जरूरी है कि नहीं भाई, किसी कैचमेंट किसी रीजन में रेनफॉल इस इंटेंसिटी से हुआ, इतने ड्यूरेशन का हुआ है, तो हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है क्या कि इसको ड्रेन करने वाला स्ट्रीम में डिस्चार्ज कितनी होगी, कहीं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। कैपेसिटी से ज़्यादा होगी तो वो स्ट्रीम जहाँ जहाँ से जाएगा उधर फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट करता जाएगा कि नहीं, जान माल की क्षति करता जाएगा। अफेक्टेड होंगे कि नहीं जोन उस स्ट्रीम चैनल की, अगर हमें कोई भी उस पर जो ना हमारा प्रोजेक्ट जो है डिजाइन किया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को जानने की जरूरत है कि नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमें
कोई वाटर प्रोजेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ही डेवलप करनी है और जानकारी नहीं है कि उसमें जो है ना अगर इतनी बारिश हुई तो कितनी पानी आएगी, और उधर का पूरा कंस्ट्रक्शन को ही जो है ना तोड़ते फोड़ते चला गया, डैमेज करते हुए चला। बात समझ में आ रही है धीरे? जानने की जरूरत थी कि अगर इतनी इनपुट हो रही है इतने देर तक इस रेट से, तो उसका इफेक्ट जो है ना इस चैनल में कितना होगा जो ड्रेन कर रहा है टाइम के साथ। हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन फॉर अ गिवन कैचमेंट in a time interval delta t, inflow minus outflow, inflow minus outflow is equal to change in storage। वो कैचमेंट कितना स्टोर कर रहा है उसमें चेंज। इनफ्लो ज़्यादा हुआ, उसमें आया ज़्यादा, कहाँ कहाँ से आ सकता है? जैसन दूसरे चैनल का सरफेस फ्लो भी होके आ सकता, दूसरे कैचमेंट से सरफेस फ्लो भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर लीकेज भी हो सकता है। ओवरफ्लो हो गया वो कैचमेंट तो उधर से इधर भी आ सकता है और इधर से उधर भी जा सकता है। तो हमारा ये इन ग्राउंड वाटर भी सप्लाई कर सकता है एज ए इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। तो ये इनफ्लो हो गया माइनस आउटफ्लो, कितना आया कैचमेंट स्टोरेज में और कितना उससे निकला, द डिफरेंस इज कॉल्ड चेंज इन स्टोरेज। अब हम दोनों के सरफेस के लिए एंड सब सरफेस दोनों के लिए वाटर बजट इक्वेशन लेंगे और फिर दोनों को ऐड करके सरफेस एंड सब सरफेस स्टोरेज दोनों जगह हो रही है, सरफेस पर भी हो रही है एंड सब सरफेस भी हो रही है। ग्राउंड वाटर बॉडी ग्राउंड सरफेस के नीचे ना है, सब सरफेस ये हो गया हमारा, सरफेस पर भी फ्लो हो रही है, सब सरफेस के थ्रू भी फ्लो हो रही है कि नहीं? तो दोनों के लिए हम अलग अलग वाटर बजट इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कैचमेंट का जो है ना कंप्लीट स्टोरेज हो जाएगा, सरफेस सब सरफेस। फर्स्ट वी राइट वाटर बजट इक्वेशन फॉर सरफेस फ्लो, इनफ्लो टू द सरफेस, आउटफ्लो फ्रॉम द सरफेस, चेंज इन सरफेस स्टोरेज। सरफेस पर कितना जो है ना स्टोरेज में चेंज आई है, सरफेस पर कितना इनफ्लो हुआ, सरफेस पर कितना आउटफ्लो हुआ। सरफेस पर इनफ्लो देखिए कौन कौन है, बहुत केयरफुली समझिएगा। प्रेसिपिटेशन सरफेस पर ही हो रही है, सरफेस वाटर इनफ्लो किसी अनदर कैचमेंट से सरफेस पर वाटर आ गई, ग्राउंड वाटर एपियरिंग एज सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जो है ना सरफेस वाटर के फॉर्म में अपियर हो गया, सरफेस पर आ जाएंगे कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। ग्राउंड वाटर टेबल intersects ground surface, it emerges as a spring. So in catchment we are getting contribution of groundwater to the surface storage। आ गया? तो ये हमारा इनफ्लो हो गया सरफेस पे, सरफेस सरफेस वाटर आउटफ्लो, सरफेस से जो है ना वाटर आउटफ्लो कितना हुआ है, बाहर कितना निकला है। जिस तरह इनफ्लो हो गया उसी तरह आउटफ्लो, ये बाहर जाने वाले, इवोपरेशन सरफेस से बाहर जाने वाले, राइट। ट्रांसपिरेशन सरफेस वाटर का ट्रांसपिरेशन, सरफेस वाटर रूट जोन में गया और वो ट्रांसपिरेट हो गया। इनफिल्ट्रेशन सरफेस से नीचे कितना गया, बहुत क्लियर था कि नहीं? तो चेंज इन सरफेस स्टोरेज क्लियर है। प्रेसिपिटेशन सरफेस वाटर इनफ्लो, ग्राउंड वाटर appearing as surface flow, this is input to the surface storage, and this is water moving out from the surface storage। देखो ये surface water outflow, evaporation from the surface, transpiration from the surface and infiltration from the surface। बाहर निकला कि नहीं surface से, change in storage of surface, change in surface storage। So this is water budget equation for surface flow। Now write water budget equation for groundwater flow, अंडरग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन, ग्राउंड वाटर को ज्वाइन किया, ग्राउंड वाटर स्टोरेज है, ग्राउंड वाटर इनफ्लो
ऊपर से जो है ना ग्राउंड वाटर की इनफ्लो हुई है ग्राउंड वाटर आउटफ्लो ऊपर से नहीं हुई है ये जो है ना सप्लाई हुआ है ग्राउंड वाटर को दूसरे कैचमेंट से, लीकेज के फॉर्म में बात हो रही है। ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, दूसरे कैचमेंट में गया ग्राउंड वाटर, ये इन्फिल्ट्रेशन तो हो ही गई है, अंदर गया। ग्राउंड वाटर इनफ्लो, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, ग्राउंड वाटर अपियरिंग एज सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर से बाहर निकल गया कि नहीं वाटर। ग्राउंड वाटर इवोपरेशन, ग्राउंड वाटर ट्रांसपिरेशन, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। ग्राउंड वाटर का इवोपरेशन, ग्राउंड वाटर एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है थ्रू ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल से ऊपर भी रेज किए रहते हैं इन कैपिलरी पोर्स, रूट जोन में जो है ना वो निकले जाएंगे ट्रांसपिरेशन के द्वारा। क्लियर है। चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर जो है ना ये रिजल्ट आया। ये क्या आप दिखा रहा है, नेट रन ऑफ R2 माइनस R1, यानी कि सरफेस आउटफ्लो एंड सरफेस इनफ्लो, सरफेस वाटर इनफ्लो R1, सरफेस वाटर आउटफ्लो, तो R2 माइनस R1 सरफेस वाटर आउटफ्लो माइनस सरफेस वाटर इनफ्लो, दैट इज नेट सरफेस रन ऑफ। सरफेस पर आ भी रहा है, सरफेस से बस जा भी रहा है, अदर कैचमेंट से आ गया सर इस कैचमेंट के सरफेस पर और इधर से निकल भी गया, राइट, इस सरफेस से दूसरे में या आउटलेट पर। तो ये क्या हो गया, नेट रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, नेट इवोपरेशन, नेट ट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर आउटफ्लो एंड ग्राउंड वाटर इनफ्लो, बाहर की तरफ ग्राउंड वाटर का निकलना और ग्राउंड वाटर का जो है ना किसी कैचमेंट के अंदर आना और कैचमेंट से बाहर ग्राउंड वाटर के निकलना। तो नेट ग्राउंड वाटर फ्लो आउटफ्लो हो रही, ऐसे आ गया। तो P माइनस R माइनस E माइनस T माइनस G इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज ऑफ बोथ सरफेस एंड सब सरफेस, राइट। प्रेसिपिटेशन हुआ, नेट रनअप उसमें से निकल गया, इवोपरेशन में हो गया, इवोपरेशन सरफेस पर भी हो रही है नीचे से भी हो रही है, टोटल इसमें इंक्लूडेड है, ट्रांसपिरेशन सरफेस के थ्रू भी हो रही है नीचे भी हो रही है, राइट। एंड नेट ग्राउंड वाटर फ्लो, नेट जो है ना ग्राउंड वाटर का फ्लो जो है ना कैचमेंट से बाहर कितना हुआ है, तो ग्राउंड तो उस कैचमेंट का स्टोरेज चेंज निकल गया कि नहीं भाई, उसमें प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, तो प्रेसिपिटेशन हुआ तो नेट जो है ना उस कैचमेंट से बाहर भी तो हमारा रनअप मिला है ना भाई, कैचमेंट से बाहर निकल गया कि नहीं, रनअप हमारा क्या है कैचमेंट के आउटलेट पर होती है ना, तो नेट आउटलेट पर पहुंच गया, उस कैचमेंट में किसी अदर कैचमेंट से भी आया था, उस कैचमेंट से आउटलेट पर गया था, तो नेट जो है ना हमारा रनअप जो है ना कितना गया और कितना आया दोनों का माइनस करके वो आर हो गया, नेट रनअप, प्रेसिपिटेशन का कहा गया रनअप में चला गया, इवेपोरेशन में लॉस, ट्रांसपिरेशन में लॉस, राइट। और ग्राउंड वाटर का जो है ना उस कैचमेंट से बाहर निकलना, कैचमेंट के आउटलेट पर जाना, ठीक है, या दूसरे कैचमेंट में चला जाना, इस यही नेट आया था। अब क्या हो गया, ये जब कैलकुलेट करोगे अब जो है ना सरफेस एंड बिलो द सरफेस नेट जो है ना स्टोरेज का चेंज निकल के आ गया, P माइनस R इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस E प्लस T प्लस T। हम लॉस को डिफाइन करने जा रहे हैं, जो हमें प्रेसिपिटेशन रनअप में नहीं मिला वो लॉस है। प्रेसिपिटेशन दिस इज नेट रनअप फ्रॉम द आउटलेट, फ्रॉम द कैचमेंट एट द आउटलेट, राइट। और इसमें जो है ना दूसरे कैचमेंट में भी सप्लाई को ले लो या जो है ना आउटलेट ही लेकर चलो, नेट रनअप एट द आउटलेट, और ये सब लॉस हो गया।
नहीं मिला है हमें, तो सिंपल हो गया, प्रेसिपिटेशन माइनस रन अप इज इक्वल टू लॉस। रन अप क्या बन जाएगा, रन अप इज इक्वल टू पी माइनस एल। ये सिंपलिस्टिक आपका वाटर बजट इक्वेशन हो गया, ठीक है। लॉस क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हमें रन अप के फॉर्म में नहीं मिला प्रेसिपिटेशन का, वो लॉस है अगर, तो लॉस में क्या क्या आ जाएंगे, स्टोरेज कितना बड़ा, स्टोरेज हुआ ना, तो रन अप में मिला नहीं ना, सरफेस पर स्टोर हो गया, ग्राउंड वाटर स्टोर हो गया, इवोपोरेशन ट्रांसपिरेशन, राइट, एंड नेट ग्राउंड वाटर फ्लो, हमें वो ये जो नेट सरफेस रन अप है कैलकुलेट हो, नेट सरफेस रन अप फ्रॉम द कैचमेंट प्रेसिपिटेशन माइनस लॉस, सिंपल कर दिया गया। इफ एल इज losses of water not available to run up due to net evaporation, net transpiration, net groundwater flow and net storage increase, तो सिंपल रिलेशनशिप आ जाएगा। वाटर बजट इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करना रहेगा, आप इजीली कर लोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस पर आते हैं। वर्ल्ड वाटर बैलेंस मेमोराइज कर लेना, ये डेटा हमने कहा था ना कि अब डेटा टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका इतना जो है ना 361.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर ओशियन के द्वारा कवर है। एरियल एक्सटेंट ऑफ ओशियन ऑन द अर्थ 361.3 है। देखो इसका कितना मेजर पोर्शन ये ऑक्युपाई किया हुआ है, तो लैंड एरिया कितना हो जाएगा, इसमें से इतना सबस्ट्रेट कर दो। याद करने में क्या दिक्कत है, एक इसको याद कर लो, एक इसको याद कर लो, लैंड मास की एरिया ये कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल वाटर इन द वर्ल्ड, रिमेंबर दिस डेटा, इतना जो है ना मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1386। ओशियन वाटर, इस वाटर का जो 96.5% जो है ना ओशियन वाटर है, और वो सलाइन है, पीने लायक नहीं है। तो इस वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना अवेलेबल है अर्थ पर, उसका जो है ना इतना परसेंट सलाइन वाटर है, कितना मिलियन किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर हो जाएगा इतना। तो आपको ये डेटा याद कर लेना है, और 96.5% इसका जो है ना टोटल वाटर का हमारा ओशियन वाटर है, और वो सलाइन है, लैंड वाटर। इतना में से इतना सब्सट्रैक्ट कर दोगे, टोटल वाटर माइनस ओशियन वाटर, ये लैंड वाटर आ जाएगा। टोटल सलाइन वाटर ऑन लैंड मास वो 1% इस टोटल का है, तो वो आपको इतना आया, यानी कि टोटल सलाइन वाटर ऑन द लैंड, लैंड वाटर इतना है और उसमें इतना हमारा सलाइन है, 1% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ, और टोटल लैंड वाटर इतना है और इतना जो है ना हमारा सलाइन है, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो फ्रेश वाटर आपको लगभग 35 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर मिलेगा। ये याद कर लेना। अच्छा, अब हमारा जो फ्रेश वाटर है उसमें हमारा लिक्विड फ्रेश वाटर कितना है और आइस फ्रेश वाटर कितना है, तो लिक्विड फ्रेश वाटर बहुत कम है, आइस वाला ज़्यादा है, फ्रेश वाटर जो पीने वाला है इतना ही हमारे पास अवेलेबल है फ्रेश वाटर ऑन लैंड मास इन लिक्विड फॉर्म, और ये 24.4 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर ये हमारा आइस वाटर है, फ्रेश वाटर। तो टोटल सलाइन वाटर कितना हो जाएगा, 96.5% टोटल ओशियन वाटर is saline and 1% water on the land mass, 1% of total on the land mass is saline, ये saline है और ये saline है, टोटल मिलाकर जो है ना कितना हो जाएगा, 1% जो है ना टोटल वाटर का 1% saline है लैंड मास पर, और 96.5% ऑफ द टोटल समुद्र में है, ओशियन में, वो पूरी की पूरी सलाइन है, दिस प्लस दिस 97.5% जो है ना सलाइन वाटर है जो यूज के लायक नहीं है। बाकी अपना दिमाग लगाकर उसमें नमक निकाल निकाल के यूज करो, कॉस्टली है।
नेचुरली अवेलेबल नहीं है। वाटर बैलेंस ऑफ कंटिनेंट्स पर ईयर। अफ्रीका एरिया इसकी कितनी है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अफ्रीका एरियल एक्सटेंड देख लो, एशिया ये है, ऑस्ट्रेलिया ये है, यूरोप ये है, नॉर्थ अमेरिका ये, और साउथ अमेरिका देश। हमारा जो है ना कॉन्टिनेंट का जो एरियल एक्सटेंट है वो सबसे ज़्यादा है, एशिया। सब में जो है ना पर ईयर कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो गिवन है। रनअप जो है ना इस प्रेसिपिटेशन का कितना हुआ सभी कंटिनेंट से, वो ये है। रनअप अपॉन प्रेसिपिटेशन परसेंटेज में देखेंगे तो ये आएगा। सबसे ज़्यादा जो है ना आपको यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका प्रेसिपिटेशन का रनअप में कन्वर्ट करता है। रनअप प्रेसिपिटेशन रेशियो इन परसेंटेज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वो सबसे बड़ा है। प्रेसिपिटेशन का जो है ना इतना परसेंट वो रनअप में क्रिएट करता है। ठीक है, इवैपोरेशन डेटा भी दिया हुआ है। इसमें से यही 2 पॉइंट याद करिएगा, यूरोप का आरपी रेशियो एंड नॉर्थ अमेरिका का आरपी रेशियो सबसे ज़्यादा है, दोनों इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमारा पोजीशन आता है एशिया का। प्रेसिपिटेशन का रनअप में हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, यानी जो ओशियन है उसको कितना सप्लाई कर दिया हमने। ग्लोबल एनुअल वाटर बैलेंस एरिया ओशियन की इतनी है मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, एंड लैंड की इतनी है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इतना हो रही है ओशियन में, और लैंड मास में इतनी हो। पर ईयर करेंगे तो क्या करेंगे, जो एरिया है ओशियन की से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो है ना किलोमीटर पर ईयर जो है ना प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, उसको पर ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए तो इतना आ रहा है। यानी एक साल में इतने की प्रेसिपिटेशन ओशन के ओवर हो रही है, और इतना जो है ना 800 डेप्थ की प्रेसिपिटेशन पर ईयर लैंड मास पर हो रही है। ठीक है, इवैपोरेशन का डेटा दिया हुआ है, इवैपोरेशन ये है और ये है। रन अप टू द ओशियन रिवर के द्वारा एंड ग्राउंड वाटर के द्वारा। ग्राउंड वाटर भी ओशियन से कनेक्टेड है, और रिवर जो है ना भी हमारा जो है ना फाइनली ओशियन से ही कनेक्टेड है। तो ओशियन रिवर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओवर द ओशियंस अबाउट 9% मोर वाटर इवापोरेट्स देन दैट फॉल्स बैक एज प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन डेटा देखो कितनी जो है ना क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इवापोरेशन हो रही है, लेकिन प्रेसिपिटेशन कम हुआ। ठीक है, बात समझ में आया। Correspondingly, there will be excess precipitation over evaporation on the land mass. लेकिन लैंड मास से इवापोरेशन जो है ना इतनी हो रही है, और प्रेसिपिटेशन देख लीजिए कितना हो गया, में इतनी हो रही है। तो इसमें क्या है ना कि लैंड मास से जो इवापोरेशन हुआ है उससे क्लाउड का जो फॉर्मेशन हुआ, एंड जो है ना ओशियनिक क्लाउड्स जो ड्रिफ्ट करके लाए गए थे लैंड मास के ऊपर, वो भी तो जो ना प्रेसिपिटेट कर रहा है। तो लैंड मास से जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, इवापोरेशन हुआ है, वो भी क्लाउड बना, एंड जो ना ओशियन के ओवर जो इवापोरेशन हुआ था में से निकल गया, लैंड मास के ओवर आ गया। इसलिए ओशियन में इवापोरेशन से लेस प्रेसिपिटेशन हुआ है, इवापोरेशन से लेस प्रेसिपिटेशन हुआ है, एंड लैंड मास के जो वाटर स्टोरेज है वहाँ से इवापोरेशन हुआ, अब प्लस में जो ना इधर से ड्रिफ्ट होके जो है ना लैंड मास के ऊपर आए थे, दोनों मिलकर क्लाउड जो है ना ज़्यादा जो है ना लैंड मास के इवापोरेशन से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कर दिया। क्योंकि
इसके प्रेसिपिटेशन में ओशियन से इवोपरेटेड वाटर का भी कंट्रीब्यूशन है। यही डेटा दिया, इस वाले पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट 2023-2024 बाय सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। ज्योग्राफिकल एरिया एंड लोकेशन, कितना एरिया है अपना? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग जो है ना प्राइम मेरिडियन हो गया, तो हमारा जो पोजीशन है यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। नॉर्थ पोल में ही हम लोग, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक्सटेंट है। और इस इधर से इधर कितना है? ये आपको जो है ना वेरियस लॉन्गिट्यूड्स है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स। तो हमारा जो है ना ये प्राइम मेरिडियन है। इधर हमारा जो है ना इधर वाला जो क्या वो वेस्टर्न पार्ट हो गया और इधर जो है ना ईस्टर्न हो गया। तो हम लोग जो है ना ईस्टर्न में ही हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपका जो है ना गुजरात का एक्सट्रीम पॉइंट हो गया और इधर अरुणाचल प्रदेश का। इधर आपका जो है ना अंडमान निकोबार का जो है ना हो गया, वो भी जो है ना निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट, और इधर आपको लद्दाख का पॉइंट हो, इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट इंदिरा कोल। और इधर जो है ना आपका रात में पड़ेगा, और इधर अरुणाचल प्रदेश पी या कि तू भी करके जो है ना ये लास्ट पॉइंट, इसी में हम लोग कॉल करते हैं। बस पॉपुलेशन, रेनफॉल वेरिएशन, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत जितना दिमाग में रख पाएंगे रख लीजिएगा। डेटा हम दे दिए क्योंकि अब ये सब काम आने वाले हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल, 95 से लेकर 2015 तक एवरी ईयर कितने की रेनफॉल हो रही है या कितने वॉल्यूम की रेनफॉल हो रही है, तो सबका एवरेज निकाला गया। कितने साल का एवरेज? 30 ईयर्स का। दिस इज कॉल्ड एवरेज एनुअल रेनफॉल। वॉल्यूम कितना है? में हो गया, डेप्थ के फॉर्म में। और ये ना डेप्थ इनटू जो है ना इंडिया का एरिया कितना, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोमीटर में कन्वर्ट करके, किलोमीटर स्क्वायर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके, तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। आएगा कितना? अप्रोक्सीमेटली 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर। ये डेटा याद कर लीजिएगा। एवरेज एनुअल रेनफॉल ये इतना हो रहा है, बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। बाकी और डेटा है एनुअल रेनफॉल, यानी 2022 में कितना रेनफॉल हुआ था वो डेटा दिया हुआ है। और एवरेज जो है ना आपको ये आ रहा है, एवरेज से ज़्यादा हुआ है।
बाकी और सारे डेटा हैं, ये आप देख सकते हैं। लैंड रिसोर्सेज में टोटल कल्टीवेबल लैंड कितना है, ग्रॉस सोन एरिया, नेट सोन एरिया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। ग्रॉस सोन एरिया बार बार एरिया को कैलकुलेट करें, सेम एरिया को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई एक साल में जो है ना मल्टीपल क्रॉप्स अगर उस लैंड पर हो रही है तो उतना ही एरिया पर मैंने मतलब कुछ एरिया पर हमने जो है ना एक साल में 2-3 बार जो है ना क्रॉप उगा लिए हैं, 2 बार, तो उतना ही एरिया जो है ना जितना बार क्रॉप उगा ऐड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस सोन एरिया। और वही ग्रॉस इरिगेशन वाटर भी, जितना बार क्रॉप उगाएंगे एक सीजन एक ईयर में तो उतना बार हम वाटर लगेगी, तो ग्रॉस इरिगेशन इरिगेटेड एरिया और ग्रॉस वन एरिया। हाँ, इरिगेटेड तो अलग है, वो वाटर की जरूरत होगी तो ग्रॉस वन एरिया, नेट सोन एरिया। और नेट सोन एरिया क्या हो गया भाई, टोटल एरिया हमारा जो जिसमें उपजाई जाती है, इसलिए ये ग्रॉस थोड़ा अलग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा उससे, और कुछ नहीं है। अब हमारा जो ना जो वे रहेगा कि इस एग्जाम को कैसे पकड़ा जाए, तो जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान पीएससी, उन सब के जो है ना न्यूमेरिकल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना हम कलेक्शन कर देंगे टॉपिक वाइज। जाएंगे कहाँ, थियरी पूरा प्रोवाइड करेंगे, पूरी फुल कॉन्सेप्ट, एंड देन जो है ना इतने हमारे जो है ना क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं इस लेवल के एग्जामिनेशन में, उन सबको यहाँ पर जो है ना फिट कर देंगे। इस टॉपिक में जितना आएगा उतना रखेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, जितना क्वेश्चन अवेलेबल है उन सबको लाकर यहाँ पर डिस्कस कर दी जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस इनिशिएटेड ऑन नेचुरल कैचमेंट जस्ट आफ्टर फर्स्ट रेन स्टॉर्म इन मानसून सीजन। रेनफॉल सरफेस रनअप, रेनफॉल होते सरफेस रनअप हो जाएगा, रेनफॉल होगा, इंटरसेप्शन होगा, डिप्रेशन स्टोरेज है, इंटरसेप्शन लॉस डिप्रेशन स्टोरेज को फुलफिल करने के बाद, इन्फिल्ट्रेशन को फुलफिल करने के बाद जो बचेगा वो हमारा सरफेस रनअप होगा। व्हाट इज द एनुअल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन इंडिया, एनुअल प्रेसिपिटेशन आ गई ना PWC की डेटा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ कंटिन्यूअस अनएंडिंग वाटर ट्रांसफॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर। और भी बेटर आता लिथोस्फीयर भी काउंट कर लेता। कुछ क्वेश्चन हमने भी यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक से रखा है, जिस बुक को वो टच कर सकते हैं ड्यूरिंग क्वेश्चन क्रिएशन। जिस बुक को टच करेंगे ना उस बुक का क्वेश्चन मैंने रख दिया है, पॉपुलर बुक है वही ना करेंगे। द परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाई ओशियंस इज अबाउट, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाई ओशियन, हमने ओशियन की एरिया दे दिया है ना, ओशियन की एरिया, लैंड एरिया ये है, दिस अपॉन दिस इंटू 100, 71%। द परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज line is about 96.5% oceanic water total saline and 1% of the total water of earth on the land mass also saline, total 97.5%. Answer, the percentage of total quantity of fresh water in the world available in the liquid form is about, liquid form में जो वाटर ऑलरेडी इसका भी हमने कल, फ्रेश वाटर ऑन द लैंड हमारा इतना है मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, लिक्विड फ्रेश वाटर इतना है, आइस फ्रेश वाटर इतना है, तो फ्रेश लिक्विड वाटर कितना हो गया, दिस अपॉन दिस इंटू ऑप्शन ए। कंसिडरिंग द रेशियो ऑफ एनुअल रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन फॉर ऑल कंटिनेंट्स ऑन द अर्थ, अफ्रीका है द स्मॉलेस्ट वैल्यू।
largest value. In the hydrological cycle, the average residence time of water in the global residence time हमारा मिसिंग है, राइट। बहुत सारे फेज आपने देखा है ना, तो किसी फेज में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है और उस फेज में फ्लो रेट क्या है। जैसे प्रिसिपिटेशन हुआ और किस रेट से प्रिसिपिटेशन हुआ, तो रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन प्रिसिपिटेशन फेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। भाई प्रिसिपिटेशन कितने वॉल्यूम का हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर फेज अपॉन फ्लो रेट ऑफ वाटर इन दैट फेज। वाटर उस फेज में उतने टाइम तक रहा, रेसिडेंस टाइम। वो इसमें से हाँ गायब हो गया भाई, अच्छा वो उठा नहीं पाया, ये मशीन जो है ना रेसिडेंस टाइम को हटा दिया है, कहीं से मिसिंग कर दिया है, यहाँ पर है। अच्छा रेसिडेंस टाइम हमने डिस्कस नहीं किया। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर टू पास थ्रू अ फेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज नोन एज रेसिडेंस टाइम ऑफ दैट फेज। पार्टिकल ऑफ वाटर किसी फेज में कितना देर तक रहता है, तो वो क्या कहलाता है, रेसिडेंस टाइम उस फेज का कहलाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जैसे रेसिडेंस टाइम का डेफिनेशन ये हो गया आपका, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ फेज, एवरेज फ्लो रेट इन दैट फेज, राइट। इस पर एक बेस्ड हमारे पास ग्लोबल इंफॉर्मेशन है, उसको देखिए। एकदम जो है डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन था, इसके बाद के सारे जो है ना मतलब ये टॉपिक था, इसके बाद के जो भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग आएंगे, है ना, बहुत ही आएंगे, इससे भी ज़्यादा आएंगे, इसमें भी बहुत चीज़ आप लर्न करने को मिला है। एवरेज रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर इन द ग्लोबल ओशियन इज लार्जर देन दैट ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर। ग्लोबल ओशियन का रेसिडेंस टाइम ग्राउंड वाटर, जो ग्लोबल ग्राउंड वाटर है उसके रेसिडेंस टाइम से ज़्यादा है, ठीक है। A watershed has an area of 300 hectare, अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कर दिया हूँ, 300 hectare. Due to a 10 centimeter rainfall event over the watershed, a stream flow is generated and at the outlet of watershed it lasts for 10 hours. जो है ना क्या है, ये जो ना वाटरशेड है, इसकी एरिया दे दिया हुआ है 300 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 10⁻⁴ एरिया इस वाटर सेट का दे दिया हुआ है। 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है, रेनफॉल जो है ना 10 सेंटीमीटर हुआ है ओवर दिस वाटर सेट। इसके आउटलेट पर ये पूरे कैचमेंट और वाटर सेट से जो ना वाटर यहाँ इसके आउटलेट पर आएगा और इस स्ट्रीम को और रिवर को ज्वाइन करेगा। दिस इज रिवर और स्ट्रीम joining this entire catchment, right? 10 centimeter rainfall event over the water stream flows generated and the outlet of water से it last 10 hours तक जो ना आउटलेट पर ही इसका फ्लो होता रहा, 10 hours तक जो ना फ्लो होता रहा। assuming a runoff upon rainfall 0.20 for this event, the average stream flow rate at the outlet in this period of 10 hours is, एवरेज फ्लो रेट जो है ना कैलकुलेट करना है आउटलेट पर क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, राइट। तो टोटल जो है ना रेनफॉल कितना हुआ वो कैलकुलेट कर लो, 10 सेंटीमीटर डेप्थ है और इतना एरिया, मीटर में कन्वर्ट करो इंटू 300 इंटू 10⁻⁴, इतना जो मीटर क्यूब का जो है ना टोटल रेनफॉल हुआ है। इस रेनफॉल से हमारा रनअप कितना जनरेट हुआ, इसका जो है ना 20% इतना रनअप ये हमें आउटलेट पर देखने को मिलेगा, इतना मीटर क्यूब आउटलेट पर देखने को मिलेगा। और कितने घंटे तक फ्लो होगी, 10 आवर्स तक, 10 आवर्स तक, इतने आवर्स तक जो ना फ्लो होगी, मिनट में कन्वर्ट कर दो, इतने मिनट तक जो ना फ्लो होगी, इतना वॉल्यूम रनअप का जो है ना फ्लो करेगा आउटलेट पर, इतना निकल गया, वेरी सिंपल ना।
stream flow. Rainfall of intensity of 20 mm per hour occurred over a watershed of area 100 hectare for a duration of 6 hours. ये रेनफॉल इंटेंसिटी हो गई, वाटरशेड की एरिया हो गई, और कितने देर तक हो रही है इस इंटेंसिटी से। तो टोटल रेनफॉल का अमाउंट कितना हुआ, इसको मीटर में कन्वर्ट करो और स्टॉर्म ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करो। इतना जो है ना मीटर का जो है ना रेनफॉल हुआ है, कितने एरिया को ओवर, इतने हेक्टेयर एरिया को ओवर था। इसको जो है ना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, इतना मीटर क्यूबिक मीटर का जो है ना रेनफॉल हुआ, इतना वॉल्यूम का रेनफॉल हुआ है, राइट। Measure the direct runoff volume in the stream draining the watershed. watershed को ड्रेन करने वाला स्ट्रीम में जो डायरेक्ट रन ऑफ मिला है वो इतना मिला है, इतना टोटल रेनफॉल हुआ है, और इतना मुझे जो है ना वाटरशेड के आउटलेट पर जो स्ट्रीम इस वाटरशेड को ड्रेन कर रहा है, उसके रन ऑफ को ड्रेन कर रहा है, उसमें जो है टोटल कैलकुलेट किया गया कि इतना मीटर क्यूब का वाटर रीच किया है, राइट। द प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ इन दिस केस इज, प्रेसिपिटेशन का वो पार्ट जो रन ऑफ में नहीं मिला, लॉस पूछ रहा है भाई ना। वाटर बजट इक्वेशन निकाल, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ इज इक्वल टू लॉस। प्रेसिपिटेशन का वो पार्ट जो हमें रन ऑफ में नहीं मिला है वो बताइए, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ इज इक्वल, किसमें निकालना है, एम में निकालना है। तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों का इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कराएंगे, इतना मीटर क्यूब का जो है ना मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें रन अप में नहीं मिला एट द आउटलेट ऑफ कैचमेंट, तो और इस पर डिवाइड कर देंगे कैचमेंट की एरिया से, तो इतना जो है ना डेप्थ का हमें नहीं मिला, एरिया से डिवाइड कर दिए, इतने डेप्थ का हमें वाटर आउटलेट पर नहीं मिला। अ कैचमेंट ऑफ एरिया 120 किलोमीटर स्क्वायर हैज 3 डिस्टिंक्ट जोन्स एज वेल। जोन ए, जोन बी, जोन सी, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इस कैचमेंट का। ये कैचमेंट है हमारा, 1 जोन, 2 जोन एंड तीसरा जोन ए सी। हर जोन में अलग अलग इंटेंसिटी की रेनफॉल होगी, सबकी अलग अलग एरिया है, इसकी 61, इसकी जो 39 किलोमीटर स्क्वायर, 20 किलोमीटर स्क्वायर। एनुअल रेनफॉल जो है सेंटीमीटर में, इसमें 52 हो रही है, इसमें 42 हो रहा है, इसमें 32 हो रहा है। इस सब का जो है ना आउटलेट यहाँ पर है, ये सब जोन हो गए, मतलब जोन हो गए इस इंटायर कैचमेंट का, सब में अलग अलग रेनफॉल हो रही है। वहाँ का क्या जो है ना भौगोलिक दशा है उस पर डिपेंड करता है रेनफॉल की इंटेंसिटी, कौन समुद्र से सटा है, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर जो है ना वाटर बॉडी है, इस तरह से जो है ना इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अलग अलग होगी, जिसके चलते जो है ना अलग अलग एरिया में हमारा रेनफॉल अलग अलग हो रहा है। बाकी हम बाद में बहुत डिटेल से समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर दिया गया। द एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द कैचमेंट, इस कैचमेंट से एनुअल रेनफॉल कितना हुआ, वेरी सिंपल ना। एनुअल रनअप, एनुअल रनअप कितना हुआ इस कैचमेंट से, यहाँ पर बात समझ में आया। इससे जो ना रनअप कितना है वो दिया है, इससे रनअप कितना है, इससे रनअप कितना है, सब दे दिया गया है, ठीक है। कैचमेंट की एरिया इतनी है डियर फ्रेंड्स, कैचमेंट तो जोन ए से जो है ना इतनी रनअप हो रही, क्या करो भाई, इसको जो है ना मीटर में कन्वर्ट करो और इससे मल्टीप्लाई करो, तो इतना क्यूबिक मीटर ए से हमारा रनअप क्रिएट हुआ, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर को जो है ना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, लास्ट में ये कन्वर्ट करने का, सब में वही है किलोमीटर स्क्वायर सबका, दिस इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, और इसमें जो है ना इतना जो है ना डेप्थ ऑफ एनुअल रन ऑफ हुआ है, ठीक है। उसी पर का दिस इन मीटर इंटू 10⁶ टोटल वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द कैचमेंट इज कैलकुलेटेड। वॉल्यूम ना हमें सर कितने डेप्थ का जो है ना रन ऑफ हुआ, फिर से जो है ना कैचमेंट की एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो है ना मीटर में आया और सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमें बहुत सारे जो है ना इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे आगे प्रेसिपिटेशन में, रन अप में, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमें करना है, बड़े बड़े नहीं, ठीक है। इसी के लिए ये इतने कैपेसिटी तक के क्वेश्चन के लिए ये हकदार है ये एग्जामिनेशन, ठीक है।
क्योंकि 2.5 घंटे में जो है हमें 150 क्वेश्चन करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते ही ठीक लगते चले जाएंगे, बहुत टाइम अवेलेबल रहेगा हम लोगों को छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसमें आगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स जो है ना, ये हमारा जो है ना फर्स्ट सेशन था, जिसमें हमने एग्ज़ाम का इंट्रोडक्शन दिया, क्या किस तरह का एग्ज़ाम है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और फिर जो है ना हमने सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसका पहला टॉपिक हमने कवर किया। ठीक है, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आएंगे और ज्वाइन कीजिए आप लोग। रिजल्ट उसी लेवल का मिलेगा, आप हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। साइट है tranCG.org। आपको कोर्स का जो है ना डिटेल हाँ मिल जाएंगे। आप tranCG सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, वहाँ आ पाएगा, वहाँ से जो है ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा जो है ना गेट वाले में कीर्ति रवंत कुमार AIR1 गेट 25 और भी जो है ना रिजल्ट जो है ना डिस्प्ले किए हुए हैं। 2024 में भी जो है ना AIR1 प्रतीक सर के फॉर्म जैन के भी AIR1 रिजल्ट का है। ये गेट वाले सारे कोर्स है, और ये राजस्थान असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कोर्स ये है। इसको क्लिक करिएगा, आपको जो है ना डिटेल मिल जाएगा लॉगिन करने के बाद, है ना। वहाँ अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना आप जाएंगे उस कोर्स क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप जो है ना डायरेक्ट कोर्स ले सकते हैं, या जो है ना हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना आपको अवेलेबल होंगे, प्रोग्राम पर भी दिख जाएंगे। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर से हमें आप कांटेक्ट करके और भी इंफॉर्मेशन लेना है, जो भी डाउट है वो सब आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, यहाँ पर भी आप व्हाट्सअप टेलीग्राम करके क्लियर कर सकते हैं। और जितना जल्दी है ज्वाइन कीजिए, यकीन करिए, यकीन करने के लिए मटेरियल है आपके पास। गेट 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस, होम पर रिजल्ट, कलेक्शन 100%। आपको कुछ नहीं करना है, कोई शॉर्ट नोट्स क्रिएट नहीं करनी है, कुछ भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब आपके मोबाइल ऐप में रहेंगे। मॉर्निंग में जगिए और सबको एक बार जो है ना देख डालिए, एक बार वीडियो आपने वॉच कर लिया, उसके बाद जो है ना रिवीजन ऐसे करना है, कोई भी लोड नहीं लेना है, वो सारे एफर्ट केवल रिवीजन पर लगानी है, क्योंकि यहाँ पर केवल रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। ठीक है, और जो भी हमारे टेस्ट होंगे, जैसे क्वेश्चन है उसको देखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और हमारे जो टेस्ट होंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस की एनालिसिस करना है, रिवीजन करते रहना है, बस इतना ही करना है। कोई नोट्स नहीं बनानी है, समय उसमें किल नहीं करना है, क्योंकि मैं आपके लिए समय बचा रहा हूँ। मैंने क्रिएट कर दिया ना, कंटेंट टाइप कर दिया और आपको अवेलेबल करा दिया PDF के फॉर्म में। ठीक है, तो आपका बहुत बेस्ट हो, ऐसा हम कामना करते हैं। आप जो है ना एक राइट प्लेटफॉर्म को अपने बुद्धि विवेक से सिलेक्ट करें, फिर अपनी प्रोफेशन जर्नी स्टार्ट करें, सिलेक्शन आपके मेहनत के प्रोपोर्शनल आएंगे। चैनल भी है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ढेर सारे वीडियोस हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं।